हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और द्विघात समीकरण के पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं, फिर इसके बारी बारी से इसके टॉपिक्स का हम क्या करेंगे, अध्ययन करते जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहली चीज, हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। और हाँ, यदि अब तक आपने हमारे चैनल के पहले दिन की, दूसरी और तीसरे दिन की वीडियोस को नहीं देखा तो फटाफट जाकर उनको देख लीजिए, जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याओं वाले पहले चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया और डे सेकंड और थर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपके 2 चरण में रैखिक समीकरण की भी वीडियोस हमने पहले से अपलोड कर दी है। अब हम चौथे दिन की वीडियो लेकर, जो कि आपका चैप्टर 4 है, ठीक है। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण हमारा क्या कहलाता है, चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमारा कहलाता है क्या। तो द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप किसका, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0, जहां x कोई चर है एवं a, b, c कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो x हमारा क्या है, कोई चर है, और a, b, c हमारी कोई भी पूर्णांक संख्या है। जैसे कि आपने देखा ना कि द्विघात मतलब 2 घात, ठीक है, जिस पर 2 घात हो। तो इस समीकरण को अगर हम गौर करें तो इस पर जो चर है x, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इन द्विघात समीकरणों को हमें इस चैप्टर पे क्या करना, हल करना सीखना, बेसिक गुणनखंड विधि की सहायता से, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से और द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, इन तीनों विधियों की सहायता से हमें द्विघात समीकरणों को हल करना। और यहाँ पर चर चूंकि x है, x हो या y हो, जो भी चर होगा उसकी हमें 2 वैल्यू निकालनी। चूंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी कि जितनी घात होती है उसके मूल उतने ही निकलते हैं, जितनी घात उतने मूल। चूंकि यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर 2 मूल निकलते हैं। इन दोनों मूलों को निकालने की हमें गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य जो व्यापक सूत्र कहलाता है उसकी सहायता से हमें इनको हल करना है। हल करने के साथ साथ हमें इस विधि में इस चैप्टर में हमें आपके क्या कहते हैं, मूलों के जो गुणधर्म है उनकी क्वालिटीज का अध्ययन करना। इन सभी टॉपिक्स को हम पहले ही जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली को स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमने व्यापक रूप आपके सामने लिख दिया, ठीक है। गुणनखंडों को, इसको द्विघात जो समीकरण होता है इसको हल करने की जो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि का अध्ययन करना, गुणनखंड विधि का अध्ययन करना, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन करना और श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र का भी अध्ययन करना। इन तीनों विधियों के बारे में हमें अध्ययन करना। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना, मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना। मोस्टली 4 ये टॉपिक हैं आपके जो एनसीईआरटी की किताब पर दिए गए, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य और द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना और द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसके हैं, द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। और यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण प्राप्त करना, इस टॉपिक के बारे में भी जानकारी हमें क्या करना है, चैप्टर पे लेना है, द्विघात समीकरण प्राप्त करना, ठीक है। इतने टॉपिक्स के बारे में हम आपको इस चैप्टर पे समझाएंगे। जैसे कि आपको पता है क्रैश कोर्सेज का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एक एक टॉपिक तो हम आपको एक एक
प्रश्न तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर पे कंप्लीट जो बेसिक नॉलेज जरूरत है, एक रिवीजन के तौर पे हम आपको कंप्लीट समझा देंगे। चूंकि सबसे पहली चीज है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसके हमें कुछ बेसिक टर्म्स का अध्ययन करना है। सबसे पहला द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल होता है वो आपका सूत्र होता है -b/a, और b क्या हमारा x का गुणांक, तो लिखेंगे -x का गुणांक बटे, और आपका a क्या है x² का गुणांक, ये हमारा क्या है x² का गुणांक। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। यदि द्विघात समीकरण हमारा ax² + bx + c = 0 दिया है, तब -b/a बराबर, एक दूसरे रूप में जो लिखने का तरीका है -x का गुणांक, क्योंकि v क्या है x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और दूसरा द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल कितना होता है आपका c/a। c को हम लिखेंगे अचर पद, c हमारा क्या होता है अचर पद, और a क्या होता है हमारा x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, और अगली चीज जो c नंबर पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जब हमारे पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया, तो सूत्र निकालने का जो होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है एक सूत्र, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। यदि हमें कोई द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल दे देता है, तो हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, तो माइनस का x² माइनस का मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, ये सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि हम आपको हल करके ही बताएंगे, पूर्ण वर्ग विधि भी हम आपको हल करके ही बताएंगे, श्रीधराचार यानी कि द्विघाती सूत्र को भी हम आपको बता देते हैं इसमें। तो जो द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र जो होता है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, या फिर माइनस का b प्लस माइनस का करनी में d बटे 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। और हम आपको ई नंबर पे लिख के बताएंगे, विविक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac। इसलिए आप गौर करें इसमें कि b² माइनस 4ac की जगह पे हमने डायरेक्ट करनी में d लिख दिया। अब द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति भी जानते हैं हम। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। पहला नंबर, यदि विविक्त कर जो d है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, ठीक है, या फिर 0 के बराबर हो, तब मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगी। सिंपल सा टॉपिक। यदि 0 के बराबर नहीं, अगर 0 से
यदि विविक्त कर d से क्या है, d का जो मान है विविक्त कर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये ग्रेटर देन 0 यानी से 0 से अगर बड़ा निकलता है यानी कि पॉजिटिव निकलता है, तब मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक। दूसरी कंडीशन, यदि विविक्त कर d लेस देन 0 यानी कि ये छोटा हो 0 से यानी कि ऋणात्मक, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 से छोटा यानी कि 0 से छोटी अगर कोई संख्या होती है यानी कि ऋणात्मक, यदि 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आता है तो तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। और यदि विविक्त कर d इक्वल 0 तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति एकदम वन लाइन में एकदम सिंपल तरीके से, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक आता है, 0 से बड़ा आता है, तब मूल वास्तविक होंगे। और d लेस देन 0 यदि विविक्त कर d का मान 0 से छोटा निकलता है, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। और यदि विविक्त कर d बराबर 0 तब मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ ही साथ समान भी होंगे। तो आपका इस छोटी सी वीडियो में छोटे से टॉपिक को हमने आपको आसानी से बता दिए, तो आप वीडियो पॉज करके पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम आपकी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। आप प्रश्नावली 4.1 पे देखते हैं। तो 4.1 का सबसे पहला जो सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। और दूसरे नंबर में कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित बस करना, हल नहीं करना। ठीक है, तो 2 प्रश्न इसके लिख लिए हमने, तो इनको हल करते हैं। तो पहले नंबर, हम पहले का पहला नंबर देखते हैं। तो लिखा हुआ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र लगेगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू b बराबर 2x माइनस का 6, 2x माइनस 3 दूनी 6। तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 2x माइनस का 6। देखिए दोनों तरफ समान पद लिखे हैं, समान चिन्ह के कट जाएंगे। अब इसलिए इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2x तब भी कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। अब इस समीकरण में आप गौर करेंगे, इस समीकरण की कितनी घात है, 2। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2 घात है तो द्विघात समीकरण है। अगर 2 घात ना होती तो द्विघात समीकरण नहीं होता। ठीक, इसके बाद देखिए इसी का दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में क्या रहा है, x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x ये भी हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, पक्षांतर में 0। x स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, तो 2 2 4 प्लस का 6 इक्वल 0। यहाँ पर भी गौर करेंगे, समीकरणों की क्या है, 2 घात है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे अतः यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तीसरे नंबर वाले को गौर करते हैं। लिखा हुआ है x माइनस का 2 x प्लस का 1 इक्वल x माइनस का 1 और x प्लस का 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा x और x का, x स्क्वायर x का 1 के साथ x माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 2, इन दोनों का करेंगे तो x स्क्वायर x का 3 के साथ तो 3x और 1 का यहाँ पर करेंगे तो माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 3। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम चिन्ह के, तो दोनों और क्या सेम चिन्ह के लिखे तो कट जाएंगे। और जान भी सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर ना काटें,
अगर डायरेक्ट ना काटना चाहें तो हम इसको आपको हल करके भी बता देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घटे तो माइनस का एक्स बचेगा बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग, माइनस का चिन्ह माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर 3x में से एक एक्स गया तो प्लस का 2x माइनस का 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, इस तरफ सब पक्षांतर कर लीजिए, माइनस का 2x ये आ जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। देखिए सेम चिन्ह के थे, काट दिए थे, अदरवाइज आप पक्षांतर करा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये माइनस का हो गया प्लस का। इसलिए कहते हैं कि अगर दो समान संख्याएं दोनों पक्षों में बराबर चिन्ह की लिखें तो आपस में ग्राउंड कट जाएंगे। अब माइनस का 2x माइनस का x तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 3, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 0। तो देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक घात है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी दो घात नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके यहां तक इसको नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर को गौर करेंगे तो लिखा है इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या रहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या कर लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तब भूखंड का क्षेत्रफल, जब लंबाई चौड़ाई के आते हैं तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें मीटर स्क्वायर। जबकि दिया गया क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एक्स वाई बराबर 528 और समीकरण पहला। इसके आगे बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से निकली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से निकलेगी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, जो लंबाई यानी कि x है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पे रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पे रखेंगे तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2y प्लस का 1 इंटू वाई बराबर 528 गुणा हो जाएगा y और y का। ठीक है ना, तो 2y स्क्वायर और y का 1 के साथ होगा तो ओनली y, 528 इस तरफ आ जाएगा तो ऋणात्मक। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। जैसे कि आप प्रश्न में देख सकते हैं तो दूसरे नंबर में लिखा हुआ भी है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में हमें क्या करना है, सिर्फ निरूपित करना है, ना हल नहीं करना। बाकी आप हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर को हम देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा x प्लस 1 है। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इस प्रकार से बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए और इन दोनों का गुणनफल, चूंकि
दोनों का गुणनफल कितना 306, तब x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 306, दोनों का मल्टीप्लाई 306 कह रहा है। x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर और x का 1 के साथ होगा तो x, और ये इस तरफ आ जाएगा 306 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। तो यही द्विघात समीकरण हमें क्या ज्ञात करना, इन सारी जो दी गई कंडीशन है इन पे हमें द्विघात समीकरण केवल ज्ञात करना है, बाकी उसका सॉल्यूशन नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो हमने दूसरे नंबर के दूसरे नंबर के प्रश्नों को भी हल कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.1 हल होगी कि पहली स्थिति में द्विघात समीकरण क्या चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन से हैं या नहीं है। यदि दो घात मिलती है तो द्विघात समीकरण, और ये जो इक्वेशन दूसरे नंबर में जितनी भी कंडीशन दी गई है, हमने हालांकि यहाँ पर 2 प्रश्न लिए, इनको आपको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और बाकी आप कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई वहां पर जाकर आप 4 चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे, और यहां पर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूल ज्ञात करने के हमें इस चैप्टर पे 3 विधियां पढ़नी, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्णवर्ग विधि और एक द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिख लिए हैं। ठीक है, इन तीनों को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने। तो पहला जो प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल 0। तो गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं, तो देखिए आप जो एक्स स्क्वायर के साथ पे आप देखेंगे किस संख्या का गुणांक है, तो गौर करेंगे आप यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है गुणे में, यानी कि इसके साथ एक गुणे में। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है उसका और अचर पद का आपस में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और 10, 1 और 10 के हम आपस में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। और 10 का मैं इस प्रकार के गुणनखंड करने के माइनस का चिन्ह घटाकर 3 आ जाए तो 5 दूनी 10, 5 में से जब 2 जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह घटाकर हमें 3 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 और ये 2x, देखेंगे आप घटा के 3x आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। x दोनों में कॉमन है तो x माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा। दोनों में x माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, इसका x और इसका 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 निकल आया, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल आया, माइनस का 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इस द्विघात समीकरण के कितने मूल निकल आए, 2, क्योंकि द्विघात समीकरण यानी कि 2 घात, जितनी घात उतने मूल। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 मूल x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2 निकल आए। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो 2 है, 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटाकर 1 आ जाए, तो 4 3 12, 4 माइनस 3 1 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। दोनों में 2x स्क्वायर प्लस का चिन्ह, तो जानते हैं ना कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्हों में, प्लस का 4x माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 6 बराबर 0। दोनों में 2x कॉमन आया तो कितना बचेगा, x प्लस का 2, और दोनों में माइनस का 3 कॉमन आया तो x प्लस का 2 बराबर 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 3 बचेगा। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना बचेगा, माइनस का 2, और ये 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर 3/2। तो यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात कर लिए, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर वाले में। तो तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक है √2
और अचर पद है 5√2। इसका और इसका आपस में गुणा होगा तो √2 और 5 दूनी 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करने, प्लस का चिन्ह जोड़कर कितना आ जाए 7। 5 दूनी 10, 5 2 7 हो जाएगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस का 2x, देखिए जोड़ेंगे 7x आएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो जोड़कर 7x लाना है। और ये 5 √2 बराबर 0। √2x² प्लस का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर चिन्ह में, तो 5x और ये 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। दोनों में ध्यान देंगे, अभी कुछ नहीं ध्यान देते, अभी छोड़ देते हैं, आगे करते हैं। पहले 5x, इस 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 का मतलब 2, ठीक है, यानी कि 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। 5 √2 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन आया, x कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस का 5 यहां पर ले लेंगे, दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2x और प्लस का 5 बराबर 0। √2x प्लस का 5 कॉमन आने के बाद x प्लस का √2 बराबर 0, तो √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5 बटे √2, क्योंकि हमने एक द्विघात समीकरण का मूल ये निकाल लिया। और दूसरा जो निकलेगा x बराबर x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना बचेगा, माइनस का √2। तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो एग्जाम्स होते हैं उसमें से 100% श्योर मानिए कि आप इस प्रकार का एक सवाल जरूर आएगा जिसमें पूछेगा कि गुणनखंड विधि से, या फिर सीधा सा लिखा होगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो एक तो पेपर में आपके मिलना ही मिलना ये प्रश्न, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या अब हम 3 को देखें तो इस पे कह रहा है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन क्या होंगी, द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे और इनको फिर हमें क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में बदल करके इनके हल निकालने हैं, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर को देखते हैं और लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हम कितनी मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। हमने दोनों संख्या मान ली x और y। अब कह रहा है कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पे क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन पे कह रहा है इनका योग x प्लस वाई बराबर 27, या फिर लिखेंगे y बराबर 27 माइनस का x, समीकरण 1। सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कह रहा है। सेकंड कंडीशन में दोनों का गुणनफल बोल रहा है 182 है, यानी कि x इंटू वाई बराबर 182, समीकरण 2। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमने दोनों में समीकरण बना लिए। अब इनको हल करते हैं कैसे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे, यानी कि y बराबर 27 माइनस एक्स, तो x इंटू 27 माइनस का x बराबर 182, अंदर गुणा होगा तो 27x माइनस का x स्क्वायर जो 182 ऋणात्मक। अब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182। अब दोनों इक्वेशन तीनों ही पॉइंट पे क्या कर लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0, ये कंडीशन बच जाएगी माइनस का लेने के बाद। तो चिन्ह सभी क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह 0 की तरफ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, तो यानी कि 1, तो 182 और 1 का गुणा होगा तो 182 के ऐसे गुणनखंड करने कि प्लस का चिन्ह जोड़कर हमारे पास कितना आ जाए, 27 आ जाए, ठीक है। तो 182 के आप फैक्टर कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 9 और 1, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचा 2, 7 3 21 और 13। ये निकला है, हम इनके फैक्टर निकाल लिए।
ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 13, और 14 13 हो जाएगा 27, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह जोड़ के 27 लाना, तो 14x प्लस का 13x, देख सकते हैं ना आप कि ये 14 निकलेगा और ये 13 निकलेगा, ठीक है। तो दोनों को प्लस का चिन्ह जोड़ के 27 लाना, तो जोड़ के 27 आ गया, 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा होगा, तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में x कॉमन आया, तो x माइनस का 14, दोनों में माइनस का 13 कॉमन आया, तो x माइनस का 14 ही बचेगा। x माइनस का 14 दोनों में कॉमन आया, बचेगा x माइनस का 13, x माइनस 14 दोनों में कॉमन, तो x और माइनस का 13 बराबर 0। तो x माइनस का 14 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। और दूसरा क्या है, x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल आएगा 13, ठीक है। तो x के दोनों धनात्मक मान निकले, यानी कि ये दोनों ही मान सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो y 27 माइनस का 14 बराबर 13, पुनः x बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि y बराबर 27 माइनस का 13 बराबर 14। देख सकते हैं x का मान 14 रखा तो y 13, x का 13 तो y 14। तो बोल सकते हैं अतः संख्याएं x, y बराबर 13, 14 या 14, 13। तो चाहे 13 14 बोलो, चाहे 14 13 बोलो, दोनों ही आंसर क्या हमारे सही है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 5वें नंबर को देखें तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कर्ण बोल रहा है 13 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x मान रहे हैं तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, ठीक है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का जो आधार हमने x मान लिया और ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोला तो कम मान लिया, और कर्ण जो कि दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे। अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और ऊंचाई, ये दोनों ज्ञात करनी है। एक तो हमें पता ही है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना 13 का स्क्वायर, आधार कितना x का स्क्वायर, लंब कितना यानी कि ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां देख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब 13 का स्क्वायर 169 जे x स्क्वायर, अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, तो 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 7 49, 7 दूनी 14 यानी 14x, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर इस प्रकार से लिख लेंगे, या 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x बराबर 169, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x माइनस का 169 बराबर 0, 169 इस तरह पक्षांतर कर लिया, तो 2x स्क्वायर 169 में से 49 गया तो 0, 9 में से 9 गया, 16 में से 4 गया 12, यानी कि वो भी माइनस का बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का 14x। अब 2x स्क्वायर
इसको आगे लिख लेंगे माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। सभी में गौर करेंगे, 2 कॉमन आ रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 2 0 की तरफ पक्षांतर होगा तो खत्म हो जाएगा। अब गौर करेंगे हम यहाँ पर कि हमें जो अचर पद यानी कि 60 लिखा है, इसके गुणांक यानी कि 1 के साथ गुणा करेंगे तो 60 के ऐसे गुणनखंड करना है कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए 7, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 माइनस 5 करेंगे 7 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, क्योंकि माइनस है ना, घटा के 7 लाना, तो 12 माइनस का 5x, 12 पंचे 60, ठीक है, इन दोनों के गुणांक के बराबर ही आएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब गौर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब x दोनों में कॉमन आएगा तो x माइनस का 12 और दोनों में 5 कॉमन आएगा तो x माइनस का 12 बराबर 0। तो x माइनस का 12 कॉमन आएगा और x प्लस का 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना बचेगा माइनस का 5। अब आप देख सकते हैं कि ये लंबाइयां यानी कि दूरियां हैं, मापें हैं जो धनात्मक होती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। अतः आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस का 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 को पढ़ें तो लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें क्या करना है, लागत ज्ञात करना। माना उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है। तो कह रहा है ना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमने x मान ली, तब प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन, ठीक है, की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। ये लागत होगी, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई हमारी 2x प्लस 3। उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए, ठीक है, निर्माण लागत 90 रुपए हो, तब प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे कि एक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3, लेकिन उस दिन टोटल निर्माण किए गए बर्तन कितने x, तो टोटल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक का लागत दोनों का मल्टीप्लाई कितने के बराबर हो जाएगा, कुल लागत के बराबर। अंदर गुणा होगा तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x 90 इस तरफ आएगा तो माइनस बराबर 0। 90 का x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे 180 और 180 के ऐसे गुणनखंड करने में माइनस का चिन्ह घटाकर 3 आ जाए। तो किस प्रकार से करेंगे, 15 और 12 का गुणांक कितना होता है 180 होता है। 15 में से जब 12 जाएगा तो 3x ही बचेगा, माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ठीक है, तो 2x स्क्वायर 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। दोनों में गौर करेंगे x कॉमन आ रहा, ठीक है, तो कितना बचेगा 2x प्लस का 15। दोनों में गौर करेंगे हम कि माइनस का 6 कॉमन आएगा तो 2x बचेगा, माइनस का लिया ना तो 2x माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6 पंचे 30,
दोनों में गौर करेंगे 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब इससे जो वैल्यूज निकलेंगी 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर माइनस का 15 बटे 2, और एक वैल्यू निकली x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। और x हमारा क्या, बर्तनों की संख्या, चूंकि हम धनात्मक लेंगे बटे वाली, क्योंकि जो संख्याएं होती है ना ही ऋणात्मक होती है ना ही बटे में होती है, तो हम क्या लिखेंगे, तब बर्तनों की संख्या x बराबर 6, ठीक है, एवं प्रत्येक नग की लागत कितना है, 2x प्लस का 3, यानी 2 गुणे 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12 प्लस का 3, यानी कि 15 रुपए। तब हम बोल सकते हैं कि टोटल बर्तनों की संख्या हमारी कितनी है, 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 रुपए। तभी तो देखेंगे अब 15 छक्का 90 इस चीज को सत्य भी साबित करता है, ठीक है। इसके साथ में आपकी प्रश्नावली 4.2 फिनिश हो गई, और सारे कंप्लीट प्रश्नों का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आपकी लिंक पड़ी हुई है, आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 4.3 पे चलते हैं। तो 4.3 पर हमने क्या लिखा हुआ, पहला प्रश्न, यदि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अस्तित्व हो तो इन्हें हमें पूर्ण वर्ग विधि की बनाने की सहायता से हमें क्या करना, हल करना है, ठीक है। तो इन सवालों में हमें क्या लगाना, पूर्ण वर्ग विधि। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा से हमें क्या करना, हल करना। पहले समीकरण में अगर गौर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि 2, जो v x का गुणांक होता है माइनस का 7, और c जो होता है अचर पद होता है। एक विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर जो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूल अस्तित्व का मतलब है कि मूल वास्तविक होने चाहिए, तो मूल वास्तविक होने के लिए जो d होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। हमने पहले ही आपको लिखवा दिया था कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होते हैं, या 0 के बराबर होता है तब भी मूल वास्तविक और समान होते। अगर 0 से कम यानी कि ऋणात्मक होता तो मूल वास्तविक नहीं होते, और जब मूल वास्तविक नहीं होते तो अस्तित्व भी नहीं होता। b यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, ये 5 और 2। चूंकि d ग्रेटर देन 0 अतः मूल अस्तित्व में है, ठीक है। अब अस्तित्व में है और हमें किसकी सहायता से करना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से। अभी नॉर्मली 4.2 पे जो हमने आपको बताया बेसिक गुणनखंड विधि, उससे भी मूल निकाले जा सकते हैं। उसी का दूसरा रूप बोल सकते हैं हम मूलों के निकालने का पूर्ण वर्ग विधि होती है। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है या तो a प्लस बी का स्क्वायर बने या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बने। पूर्ण वर्ग यही तो होता है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर बने या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बने, तब जाके पूर्ण वर्ग बनता है। तो पहले नंबर को देखेंगे, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0, हमें या तो a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म पे या तो फिर a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे चेंज करना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम हल करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर हो गया, इससे 2 कॉमन निकालेंगे, चूंकि यहां पर 2 नहीं है, गुणे में हमने कॉमन निकाला तो संतुलित करने के लिए भाग में हमें लिखना पड़ेगा। यहां पर भी 2 नहीं है तो हमने गुणे में कॉमन निकाला, तो संतुलित करने के लिए हमें भाग में 2 लिखना पड़ेगा बराबर 0, और 2 0 की तरफ पक्षांतर हो जाएगा
तो 0 की तरफ कुछ भी पक्षांतर होगा वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 0 की तरफ गया तो फिनिश। अभी हमारा क्या बन गया, a का स्क्वायर। ठीक है, ये a का स्क्वायर माइनस का चिन्ह यानी कि माइनस 2ab। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे तो हमें x मिल गया ना, ध्यान दीजिए आप, ये माइनस का चिन्ह इसको माइनस 2ab के फॉर्म पे लिखना है। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर मिल गया, माइनस 2 a की जगह पे x मिल गया। अब v की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि 7/2 ही आ जाए। तो देखिए 7 अगर 4 लिखते हैं, 2 से भाग देने के बाद 7/2 ही आ जाएगा। यानी कि हमें a की जगह पे x तो दिया ही है और 2 और b की जगह पे यानी कि 7/4 चाहिए। तो अभी बेसिक हम 3/2 बराबर 0 लिख देंगे। चूंकि हमने बोला आपसे जो पूर्ण वर्ग विधि होती है उसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है हमको a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर, इनके रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि जो b वाला भाग है ये अब हमें इसी को जोड़ना पड़ेगा और इसी के वर्ग को घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी संख्या से गुणा भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार एक सेम संख्या को जोड़ने और घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 7/4। अब 7/4 का स्क्वायर हम जोड़ भी रहे और 7/4 का स्क्वायर घटा भी रहे, लेकिन साथ ही साथ 3/2 लिखा, इसको थोड़ा ना छोड़ देंगे तो ये भी रहेगा 3/2 बराबर 0। चूंकि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है a माइनस बी का स्क्वायर, बन गया पूर्ण वर्ग। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की जगह पे x, ठीक है, और v की जगह पे कितना हमारा 7/4, तो a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 47/4 का वर्ग 16 प्लस का 3/2 बराबर 0। तो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेगा। ठीक है, अब इस तरफ पक्षांतर कर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 49/16। ठीक है, और ये माइनस का 3/2। x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, लासा आएगा 16 और ये 49 माइनस 2 से कटेगा तो 8 बार, और 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 3 24। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर बचेगा 25/16। अब आप देख सकते हैं x माइनस 7/4 वर्ग घटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 25/16, और हम जानते हैं कि जब भी वर्गमूल हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, तो 5/4। अब प्लस माइनस का चिन्ह हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि द्विघात समीकरण होते हैं इसके 2 मूल भी निकलते हैं, जितनी घात उतने मूल। क्योंकि यहाँ पर 2 घात होती है द्विघात समीकरण की, तो 2 मूल निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले धन चिन्ह से, धन चिन्ह से, अब पहले धन चिन्ह से देखेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4। ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 5/4, ये पक्षांतर करेंगे प्लस का 7/4, लासा लेंगे 4, 5 प्लस 7 यानी कि 12/4 यानी कि 3, यानी कि x बराबर कितना निकल आया, 1 मान 3 निकल आया। ठीक है, अब ऋण चिन्ह से पुनः ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से तो देखेंगे x माइनस का 7/4, ठीक है, ये ऋण का ले लेंगे बराबर माइनस का 5/4। तो x बराबर ये इस तरफ जाएगा तो 7/4 और ये माइनस का 5/4 लिखा ही है, हर समान है तो 4 हो जाएगा, 7 माइनस का 5 यानी कि बचेगा कितना, 2/4, 1/2। अतः x बराबर 1/2। तो हमारे मूल कितने निकल आए, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। अंत में लिख भी दीजिए, अतः मूल x बराबर 3 एवं 1/2। तो x की कितने मूल निकल आए, यानी कि द्विघात समीकरण के 2 मूल। और ये किस विधि से हमने द्विघात समीकरण के मूल निकाले, पूर्ण वर्ग विधि से। आप साधारण विधि से भी बेसिकली करके देखेंगे आंसर, तब भी यही आएगा। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में क्या कहा था उसने कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने
के माध्यम से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब पहले के तीसरे नंबर को देखेंगे तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। इसको भी हमें क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करना। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसका तीसरे नंबर का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो पता होना चाहिए x² का गुणांक क्या होता है, a का मान, तो a बराबर 4, x का गुणांक b, तो x का गुणांक b यानी कि b बराबर 4√3 और अचर पर c बराबर 3। हमने बताया आपसे विविक्त कर निकालिए, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की जगह पे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3। 4 का वर्ग 16 और करनी में 3 का वर्ग करेंगे 3, 4 से 16, 16 3 48, 16 3 48 माइनस का 48 यानी कि 0। हमने बताया था यदि विविक्त कर 0 आता है या फिर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में होंगे। चूंकि d इक्वल 0, अतः द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में होंगे। क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, ठीक है, अस्तित्व में होंगे। अब इनको हमें क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से इसको हल करना। तो हमने आपको बताया ना, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर ही बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखेंगे 4x² प्लस 4√3 x प्लस का 3 बराबर 0। अब जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर बन गया एकदम इजीली। अब ये जो x का गुणांक होता है ये 2ab का फॉर्म होता है, x² वाला तो a² बन गया, जो x का सिर्फ x होता है उसमें वो हमारा 2ab वाला पार्ट होता है। अगर प्लस है तो प्लस यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा, अगर x वाला मान माइनस का है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो 2a की जगह पे हमें कितना मिल गया, 2x। अब b की जगह पे ऐसा क्या था कि हमारा 4√3x यानी कि √3 होगा। b की जगह पे कितना होगा, इसको हम 2ab की फॉर्म पे लिख रहे हैं, 2a और v की जगह √3 होगा, तभी तो 4√3x और प्लस का 3 बराबर 0। हमें दिख गया कि a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पे √3 लिखेंगे, अतः √3 का स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है, जोड़ने तथा घटाने पर। तो 2x का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू √3 और √3 का स्क्वायर हमें क्या करना, जोड़ना, और √3 का स्क्वायर हमें क्या करना, घटा भी देना, और प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। चूंकि यहां पर जो सूत्र लग रहा है a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x यानी कि a प्लस b यानी √3x का 2x प्लस √3 का स्क्वायर, और ये √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और ये कितना लिखा हुआ, ये माइनस का 3, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और प्लस का 3 बराबर 0। ये प्लस माइनस के कट गए, तो 2x प्लस का √3 स्क्वायर बराबर 0। ये नहीं है कि आप इसका वर्ग अलग करके यहाँ पे 0 कर दें तो फिर मूल 1 निकलेगा। द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल निकलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2x √3 का स्क्वायर को हम 2x √3 प्लस में 2x प्लस का √3, क्योंकि विविक्त कर का जो मान निकला 0 निकला, और हमने बताया था यदि विविक्त कर मान 0 निकलता है तो मूल क्या निकलते हैं, आपस में समान। तो इसको क्या कितना लिख देंगे, 2x प्लस का √3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का √3, तो x बराबर होगा माइनस का √3 बटे 2, और ये भी 2x प्लस का √3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √3 बटे 2। तो 2 समान मूल निकलने चाहिए, तो 2 समान मूल निकले। तो हमने यहाँ पर 2 सवाल आपको पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से मूलों को निकालना सिखा दिया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए।
तो दूसरे नंबर के प्रश्न में बोला है कि उपर्युक्त प्रश्न में एक में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, चूंकि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, और या फिर लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे रूट का d बटे 2a। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है। तो पहले नंबर वाले को देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। सबसे पहली चीज हम इसकी क्या करेंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, उससे तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान तो ए बराबर 2, एक्स का गुणांक बी का मान तो बी बराबर माइनस का 7, सी बराबर 3 अचर पद। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट निकाला, आप पहले वाले प्रश्न में गौर भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो डी का मान निकाला था हमने 25 निकला था, तब द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, और इसकी जगह पे हम कौन सा सूत्र यूज कर ले रहे हैं, डी वाला। ये भी द्विघाती सूत्र है। ठीक है, डी। तो x बराबर v की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी, b का मान माइनस का 7 आएगा, प्लस माइनस d का मान हमने निकाला 25 बटे 2a। ठीक है, और a की जगह पे कितना 2, तो कितना निकलेगा, माइनस माइनस प्लस का 7 और 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। ठीक है, प्लस माइनस के चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, तो इसके कितने निकले, 2 मान निकले। तो हम क्या करेंगे, पहले धन चिन्ह से। ठीक है, पहले धन चिन्ह से तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 अपॉन 4, और 7 और 5 कितना हो गया, 12 बटे 4, 4 3 12, x बराबर कितना निकला 3। पुनः ऋणात्मक चिन्ह से लेंगे तो x बराबर 7 माइनस का 5 बटे 4, तो कितना बचेगा 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2। तो देख सकते हैं हमने जस्ट अभी पूर्ण वर्ग विधि से भी जो हल निकाले थे उस पर भी 3 और 1 बटे 2 मान निकले थे। तो आप एकदम मैच कर सकते हैं, आंसर सेम आते हैं सारी विधियों से, बस तरीके ये अलग अलग है। ये किस विधि से हमने किया, द्विघाती सूत्र की सहायता से। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर को देखते हैं द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3 x प्लस का 3, ये तीसरा नंबर था, बराबर 0। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इससे तुलना करते हैं, तुलना करेंगे x स्क्वायर का गुणांक a का मान तो a बराबर 4, x का गुणांक b का मान तो b बराबर 4 रूट 3 और c यानी कि अचर पद। अभी हमने जस्ट d निकाला भी है, पहले वाले सवाल में आप गौर कर सकते हैं, d बराबर 0। तब x बराबर द्विघाती सूत्र कौन सा निकलता है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे करनी बटे 2a, या फिर ऐसा लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस करनी में d बटे 2a। ठीक है, अब v कितना हमारा 4 रूट 3। ठीक है, और प्लस माइनस d, या तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d बराबर कितना निकाल चुके हैं हम, 0 निकाल चुके हैं, बटे 2, एक की जगह पे 4। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप 4 रूट 3 प्लस का प्लस माइनस का 0 बटे 8। तो यहाँ पर दो कंडीशन पे मान निकलेंगे, x बराबर माइनस का 4 रूट 3 प्लस का 0 बटे 8 और माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 0 बटे 8। ठीक है, क्यों, द्विघात समीकरण में 2 ही मान निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो x बराबर देख सकते हैं माइनस का 4 रूट 3 बटे 8 माइनस का 4 रूट 3 बटे 8, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर गौर कर सकते हैं माइनस का रूट 3 बटे 2 और ये भी माइनस का रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार भी आप द्विघाती सूत्र की सहायता से भी हल करेंगे तो दोनों ही स्थिति पे क्या होगा, दोनों तीनों जितनी भी विधियां कराई गुणनखंड की सारी विधियों से क्या निकलेगा, मान सेम निकलेगा, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
तीसरे नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये इक्वेशन दिए, फर्स्ट नंबर थोड़ा सिंपल है तो उसको हमने छोड़ दिया, सेकंड नंबर को ले लिया हमने। और लास्ट में लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल -4 और 7, यानी कि x के अगर मान -4 और 7 निकलते हैं तो वो मूल की श्रेणी में नहीं आएंगे। इनको हल करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या कर लेंगे, हरों का लासा लेंगे। तो x प्लस का 4 और x माइनस का 7 आएगा। x प्लस 4 जाएगा, x माइनस 7, x माइनस 7 का ऊपर 1 के साथ गुणा होगा तो x माइनस का 7 ही आ जाएगा। फिर माइनस x माइनस 7 जाएगा, बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 का ऊपर 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x प्लस का 4 ही बचेगा और 11/30। तो x माइनस का 7 माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये भी माइनस का 4 आपस में गुणा भी कर सकते हैं। x का x के साथ x स्क्वायर, x का -7 के साथ माइनस का 7x, 4 का x के साथ प्लस का 4x और 4 का -7 के साथ प्लस माइनस का 7 को 28 बराबर 11/30, ठीक है। -x प्लस x कट गया, माइनस माइनस प्लस 7 4 11, x स्क्वायर 7 में से 4 गया तो 3x, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का 28 बराबर 11/30। आपस में 11 से 11 कट गया तो -1/x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 1/30। आपस में कैंची गुणा कर लेते हैं तो देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 30 माइनस का 30 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, 30 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस घट गया, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा 0। और 2 के इस प्रकार के फैक्टर करने, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 के इस प्रकार से फैक्टर यानी गुणनखंड करने, प्लस का चिन्ह जोड़ के 3 आ जाए तो x स्क्वायर 2 एकम 2, 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस को गुणा करेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 इक्वल 0 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 1 इक्वल 0। तो x माइनस 2 इक्वल 0 तो x बराबर 2 और x माइनस 1 इक्वल 0 तो x बराबर 1। तो देखा हमने कि x बराबर 1 और 2 वैल्यू निकले इस समीकरण को हल करने पर इसके मूल, और ये चीज नहीं निकली। अगर बाय द वे ये निकलती तो उसको हम आंसर के तौर पर नहीं लेते। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चौथे नंबर के प्रश्नों को देखें तो लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, ठीक है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन पे सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष। अब कह रहा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी, 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले आज, यानी कि वर्तमान में आज यदि हम 15 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी एज, यानी कि 12 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष क्या करेंगे, वर्तमान एज में से घटा देंगे। 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि 1/x माइनस 3, ठीक। इसके बाद कह रहा और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी, 5 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले समय में। चूंकि यदि आज किसी व्यक्ति की 15 वर्ष आयु है तो 5 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले समय में 5 वर्ष ऐड हो जाएगी, यानी कि 15 + 5 20 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले समय में x + 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट 1/x + 5, ठीक है।
अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। प्रश्नानुसार चलते हैं जो प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। बस इस कैलकुलेशन को जस्ट अभी ऐसा तीसरे नंबर को हल किया वैसे ही हल कर देते हैं। एलसीएम आ जाएगा x माइनस का 3, x प्लस का 5, x माइनस 3 गया तो x प्लस 5, x प्लस 5 का ऊपर गुणा होगा x प्लस 5 ही होगा, प्लस का चिन्ह बीच में, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटा, बचा x माइनस 3, x माइनस 3 का ऊपर गुणा होगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 रहेगा ही। अब प्लस का चिन्ह तो कोई चिंता की बात नहीं है, गुणा भी कर लेते हैं। x स्क्वायर x और 5 का 5x माइनस 3 प्लस x माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 5 3 15 बराबर 1/3। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। x से जुड़ के 2x, 5 में से 3 गया 2 और बटे में x स्क्वायर 5 में से 3 गया तो 2x और माइनस का 15 बराबर 1/3। आपस में क्या करेंगे कैंची गुणा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2x प्लस का 2, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 6x हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x और ये भी माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब ये x स्क्वायर प्लस माइनस घट गया, 6 में से 2 गया, 4x बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 21 बराबर 0। अब 21 के हमें इसके साथ गुणा करना तो 21 ही आएगा। 21 के ऐसे में गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स करने कि माइनस के चिन्ह घटा के 4 आया, 7 3 7 में से 3 गया 4, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस माइनस का प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस का 7 और दोनों में 3 कॉमन आएगा तो x माइनस का 7 इक्वल 0 और दोनों में x माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 3 इक्वल 0। तो x माइनस का 7 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 7 तो x प्लस का 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3। चूंकि जो आयु होती है वो धनात्मक होती है, अतः वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।